नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य मंत्री रेखा आर्य को तलब किया है। रेखा आर्य को सचिवालय बुलाया गया है। सीएम ने रेखा आर्य को महिला बाल विकास के निदेशक वी षणमुगम से विवाद के मामले में फाइल के साथ आने को कहा है। सीएम और रेखा आर्य की मुलाकात होगी, जिसमें रेखा आर्य टेंडर मामले पर भी बात करेंगी। भारती सकलानी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए। भारतीय, इस पूरे विवाद को बताइएगा और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से तलब किया है, सख्ती नजर आ रही है। देखिए, टेंडर का ये पूरा मामला था जीना, जिसे न्यूज़ 18 ने प्रमुखता के साथ दिखाया था और इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने राज्य मंत्री रेखा आर्य को बुलाया। मीटिंग भी शुरू हो गई है सचिवालय में और फाइल के साथ बुलाया। क्या गड़बड़ी थी, किस तरह का विवाद था, क्यों आखिरकार रेखा आर्य ने एसएसपी को चिट्ठी लिखी और उन्हें कहा कि वी षणमुगम की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है, उन्हें नहीं पता है कि वो कहाँ पर है। तो इस तमाम बातों को लेकर मुख्यमंत्री ने जो है राज्य मंत्री के साथ ये मुलाकात शुरू कर दी है और जैसे ही ये मीटिंग खत्म होगी उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिरकार अब अगला स्टेप क्या यहाँ पर लिया जाएगा। हालांकि जांच इस पूरे मामले की चल रही है। सीनियर आईएएस से इस पूरे मामले की जांच करवाई जा रही है शासन स्तर से। तो अब ये देखा जाएगा कि मुख्यमंत्री क्या कुछ कहते हैं राज्य मंत्री को, क्योंकि वो भी अपना पक्ष यहाँ पर रखेंगी और जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं, तो ये तमाम शिकायतें हैं जो वो मुख्यमंत्री के सामने रखने वाले। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कल उत्तरकाशी के दौरे पर रहेंगे, जहां डूंडा ब्लॉक के चकून गांव में पिरूल से बिजली उत्पादन के लिए बने 25 मेगावाट के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही टिपरी में बने सोलर पावर प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। हमारी राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है पिरूल से बिजली पैदा करने का। हमारा एक प्लांट है जो कि चकून में लगा है, उसका उद्घाटन करेंगे। और एक टिपरी में एक हमारे युवा साथी ने हमारे जनपद के एक सोलर पावर प्लांट भी लगाया है, उसका भी माननीय मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। विधानसभा चुनाव से ठीक 1.25 साल पहले बीजेपी 15,000 ट्रेन कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करने जा रही है। पार्टी को उम्मीद है कि यही फौज 2022 में उसे एक बार फिर से सफलता के शिखर पर पहुंचा देगी। प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी 2022 के रण में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और इसीलिए चुनाव से ठीक पहले 15,000 निष्ठावान कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करने का टारगेट रखा गया है। और इसके लिए बीजेपी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के प्रमुख ज्योति गैरोला के साथ तीनों महामंत्रियों को प्रदेश के दौरे पर रवाना किया गया है। 5 अक्टूबर से ये दौरे 5 दिन के रहेंगे और इसके बाद सीनियर नेताओं की 31 टीमें मैदान में उतारी जाएंगी। इनके जिम्मे 28 अक्टूबर से 19 नवंबर तक राज्य के 252 मंडलों में जाकर सिलेक्टेड 15,000 कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने का काम होगा। भारतीय जनता पार्टी क्यों जरूरी, ऐसे 8 विषय हैं जिस पर अलग अलग वक्ता बात करेंगे और कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा करके आएंगे ताकि चुनाव में वो ठीक प्रकार से लगे। बीजेपी का जोश हाई है और इसीलिए सभी 70 विधानसभाओं के लिए पार्टी के 70 सीनियर लीडर नियुक्त कर दिए गए हैं। इन्हीं पालकों के जिम्मे ट्रेनिंग कैंप की सफलता होगी। के बाद हमारी 5 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक जिले की बैठकें हो रही हैं और जिले की बैठकें लेने के लिए महामंत्रियों को या महामंत्री स्तर के पूर्व पदाधिकारियों को अधिकृत किया है। 2022 में बीजेपी का पूरा दारोमदार पार्टी के इन्हीं 15,000 रणबांकुरों पर होगा, जो विपक्ष के हर जवाब का करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे परियोजना का आज वर्चुअल शुभारंभ किया। नमामि गंगे परियोजना से गंगा की स्वच्छता के लिए हरिद्वार में बनाए गए 68 MLD, 27 MLD, 18 MLD STP प्लांट का ऑनलाइन शुभारंभ किया। साथ ही हरिद्वार के चंडी घाट पर नवनिर्मित गंगा अवलोकन केंद्र और रिवर फ्रंट का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और विधायक सुरेश राठौड़, आदेश चौहान भी वीसी के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। हम सब विदित हैं कि आदिकाल से ही गंगा भारत की प्राकृतिक संपदा ही नहीं वरन जीवनदायिनी तथा मोक्षदायिनी नदी के रूप में जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। उत्तराखंड राष्ट्रीय नदी गंगा एवं इसकी प्रमुख सहायक नदियों का उद्गम स्थल है। गंगा किनारे सदियों से विकसित सभ्यता भारतीय संस्कृति का
अभिन्न अंग है। परंतु गत वर्षों में जनसंख्या वृद्धि तथा मानव जनित गतिविधियों में वृद्धि के कारण गंगा नदी के पानी की नैसर्गिक गुणवत्ता तथा उपलब्धता प्रभावित हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से, आपके कुशल मार्गदर्शन में इस दिशा में संपूर्ण प्रयास हुए और तमाम कार्यक्रम इस दिशा से संचालित किए। चार धाम की पवित्रता को अपने में समेटे देवभूमि उत्तराखंड की धरा को मेरा आदरपूर्वक नमन। आज मां गंगा की निर्मलता को सुनिश्चित करने वाले 6 बड़े प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया गया है। इसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ और मुनि की रेती में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और म्यूजियम जैसे प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। इन तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए उत्तराखंड के सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन योजनाओं में हरिद्वार के जगजीतपुर में 68 एमएलडी, सराय में 18 और 27 एमएलडी के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, चंडी घाट में गंगा संग्रहालय और रिवर फ्रंट शामिल हैं। इस दौरान मौजूद पर्यटन व सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज और विधायक सुरेश राठौर ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। सतपाल महाराज ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट से गंगा निर्मल और अविरल होगी। आने वाले कुंभ मेले में श्रद्धालुओं को आचमन के लिए शुद्ध गंगा जल मिलेगा। और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी को बधाई देता हूँ, त्रिवेंद्र रावत जी को बधाई देता हूँ। और हमारे यहाँ ये बहुत अच्छी नमामि गंगे की जो योजना आई है, जिससे हमारी गंगा निर्मल और स्वच्छ रहेगी और यहाँ पर आचमन लायक पानी रहेगा। उधर गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री उत्तरकाशी के लोगों ने पीएम के इस पहल का स्वागत किया। यहाँ के लोगों ने पीएम से मांग की है कि गंगा के मायके में गंगा किनारे बसे छोटे छोटे कस्बों में भी इसी तरह सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएं ताकि गंगा उद्गम क्षेत्र से ही निर्मल बनी रहे। गंगा के मायके के निवासियों ने गंगा किनारे आस्था पथ बनाने की भी पीएम से मांग की। मांग है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि क्योंकि ये उत्तरकाशी गंगा का मायका है, तो उत्तरकाशी में क्योंकि बहुत सारे स्नान घाट बने हैं, मोक्ष घाट बने हैं, गंगोत्री से लेके और चिनियाली सौर तक। अभी इसमें और काम करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे शहर हैं जैसे भटवाड़ी है, मनेरी है, डुंडा है, चिनियाली सौर है, ये गंगा के किनारे हैं। तो इन शहरों में और इन कस्बों में एसटीपी सिस्टम की जरूरत है। 1 जनवरी से शुरू होने वाले हरिद्वार महाकुंभ के लिए प्रशासन की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। कोरोना महामारी की वजह से कुंभ के मुख्य स्नान पर पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था रहेगी। जैसे ही कोई भी श्रद्धालु अपना कुंभ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेगा, उसको नजदीकी पार्किंग और स्नान घाट की जानकारी मिल जाएगी। शहर में भीड़भाड़ नहीं होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो सकेगा। हम लोग इस बार एक नई व्यवस्था के रूप में पोर्टल तैयार कर रहे हैं। उस पोर्टल में जो भी मुख्य स्नान के दौरान, बाकी समय पे ये प्रभावी नहीं रहेगा, सिर्फ 3-4 जो हमारे मुख्य स्नान है उस दौरान इस पोर्टल के माध्यम से लोगों की एंट्री होगी, ताकि किस दिशा से कौन आ रहा है, उनके लिए सबसे सूटेबल घाट कौन से हो सकते हैं, उसका डायरेक्शन रहेगा। उनके लिए पार्किंग कहाँ पर उन्हें पार्किंग पे जाना है, कहाँ पर गाड़ी पार्क कर सकते हैं, कहाँ से आ सकते हैं, इस तरह से रूट उनको मिल जाएगा। तो ये सभी जनता की सुविधा के लिए इस तरह से बनाया जा रहा है। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों को गति देने के लिए MI-26 हेलीपैड का विस्तार किया जा रहा है। इससे धाम में सेना के मालवाहक चिनूक की मदद से भारी मशीनों को पहुंचाया जाएगा। निर्माण कार्यों में तेजी आएगी। धाम में दूसरे चरण के काम अक्टूबर महीने से शुरू किए जाएंगे, जिसके लिए गौचर में रखी भारी मशीनों को चिनूक से केदारनाथ पहुंचाया जाना है। में जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं उनके लिए भारी मशीनों की आवश्यकता के दृष्टिगत PWD के माध्यम से एक रिक्वेस्ट की गई थी शासन को कि चिनूक के माध्यम से सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से ये मशीनरी केदारनाथ में पहुंचाई जाए। उसके क्रम में वायुसेना ने निरीक्षण किया था।
लॉकडाउन की वजह से उत्तराखंड में नेपाल बॉर्डर से सिटी मंडियों का कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया है। असल में 275 किलोमीटर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर दोनों मुल्कों का कारोबार एक दूसरे पर टिका हुआ है। बीते 6 महीनों से भारत नेपाल के बीच किसी भी प्रकार की आवाजाही नहीं हो पाई और इसी वजह से बॉर्डर के व्यापारियों को सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ रहा है। धारचूला से बनबसा तक नेपाल बॉर्डर पर आधा दर्जन से अधिक व्यापारिक मंडियां अब तक के सबसे बुरे वक्त से गुजर रही हैं। भारत की ये मंडियां जहां सदियों से नेपाल के ग्राहकों पर टिकी हैं, वहीं नेपाल की मंडियां भारतीय खरीदारों पर ही निर्भर हैं। लेकिन कोरोना काल में बॉर्डर की मंडियों के बुरे दिन आए हैं। हालात इस कदर खराब है कि बॉर्डर की दुकानों पर बीते 6 महीने से ताले लगे हुए हैं। यहाँ व्यवसाय पूरी तरह से झूला पुल पर निर्भर था, जो 22 मार्च से बंद है और पूरी तरह से यहाँ व्यवसाय ठप है। व्यापारियों के घर में आज चूल्हा जलाने तक का मतलब कि राशन पानी नहीं बचा हुआ है। असल में धारचूला, बलुआकोट, जौलजीबी, डोडा, झूला घाट, पंचवेश्वर और बनबसा की मंडियां नेपाल के करीब हैं। ऐसे में यहाँ सबसे अधिक खरीदारी नेपाली नागरिक ही करते हैं। नेपाल के ग्राहकों पर निर्भर होने के कारण यहाँ का कारोबार सिर्फ और सिर्फ नेपाल पर टिका है। व्यापारी अब सरकार से दूसरे विकल्पों पर विचार करने की गुहार कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं सरकार हमें मुआवजा दे और आगे की कार्यवाही के लिए हमें इस नेपाल के पुल पर निर्भर न होकर के हमें ऐसा मतलब यहाँ पर रोडें दे दी जाए जिससे कि आसपास के गांवों से भी हम लोग आजीविका अपनी चला सकें। काला नदी किनारे टनकपुर से जौलजीबी तक रोड बनने से बॉर्डर की अधिकांश मंडियां अन्य इलाकों से भी जुड़ सकती हैं, लेकिन ये अहम रोड लंबे समय से राजनीति की भेंट चढ़ी हुई हैं। ऐसे में ये कह पाना तो कठिन है कि ये इलाके अन्य विकल्पों से कब जुड़ेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि अगर बॉर्डर के व्यापारियों की मदद नहीं की गई तो हजारों परिवारों की रोजी रोटी पर बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। झूलाघाट के इस कस्बे के व्यापारियों का सदियों से नेपाल के साथ कारोबार चलता रहा था, लेकिन कोरोना काल में यहाँ का कारोबार पूरी तरीके से चौपट हो गया। आलम यह है कि यहाँ के सैकड़ों व्यापारी भूखमरी के कगार पर आ पहुँचे हैं। दुकानों का किराया देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, बैंकों की किस्त चुकाने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे में ये व्यापारी मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी मदद करे ताकि उनके परिवार फिर से खड़े हो सके। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, झूलाघाट, पिथौरागढ़। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों के प्रवास को बेहतर बनाने के लिए कॉर्बेट प्रशासन ने कमर कसनी शुरू कर दी है, जिसके तहत अब कॉर्बेट में लगे सागौन और यूकेलिप्टस को हटाने पर कार्रवाई शुरू की जा रही है। सागौन और यूकेलिप्टस ऐसी प्रजातियां हैं जिसके नीचे कोई दूसरे पेड़ पौधे नहीं उग सकते, इसलिए इनको अब हटाने की तैयारियां चल रही हैं। सीपी की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार से उन एरियाज़ का चिन्हीकरण किया जाएगा और जिन एरियाज़ में टीक और यूकेलिप्टस हटाए जा सकते हैं और एक टाइगर्स और अदर वाइल्ड एनिमल्स के लिए अच्छा हैबिटेट डेवलप किया जा सकता है, उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और इसमें एनटीसीए और उसके अलावा जो भी रिक्वायर्ड परमिशन है उसको प्राप्त करके फिर इसमें कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में पहली बार लेपर्ड को रेडियो कॉलर किया गया है। आज सुबह तड़के 3:30 बजे हरिद्वार फॉरेस्ट डिवीजन में इस ऑपरेशन को किया गया। अभी 14 और लेपर्ड को रेडियो कॉलर किया जाना बाकी है। इस ऑपरेशन के दौरान चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन JS सुहाग भी मौजूद रहे और वैज्ञानिकों की देखरेख में पूरा ऑपरेशन किया गया। उधर 6 फरवरी को नैनीताल के हनुमान मंदिर के पास नाले में नवजात बच्ची को फेंकने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। डीएनए जांच में बच्ची का जैविक पिता उसी का जीजा निकला, जिसको अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इसी मामले में एक आरोपी ने पूर्व में पेड़ पर लटककर अपनी जान दे दी थी, जिसका डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। हरिद्वार के जाने माने त्वचा रोग विशेषज्ञ और मेला अस्पताल के पूर्व CMS डॉक्टर HK सिंह के घर पर कई लोगों ने हमला कर दिया। लाठी डंडों से लैस भीड़ ने डॉक्टर के भतीजे दिनेश प्रताप सिंह को बुरी तरह से पीटा। बताया जा रहा है कि दिनेश की सड़क पर शराब पी रहे कुछ लोगों से कहासुनी हुई और इसके बाद भीड़ उनके पीछे लाठी डंडा लेकर पहुंच गई। मामले में एक CCTV फुटेज सामने आया जिसमें भीड़ दिनेश सिंह को मारने के लिए उतावली है। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। है HK सिंह, इनके भतीजे के साथ मारपीट हुई है। इसके संबंध में कोतवाली रानीपुर में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और जांच जो है वो प्रचलित है।
उस वीडियो के संबंध में भी जांच की जा रही है। जो भी इसमें अभियुक्त गण पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और यही ऑनलाइन क्लासेस न सिर्फ पेरेंट्स बल्कि बच्चों के लिए भी स्पेशली और टीचर्स के लिए भी एक सिरदर्द बनी हुई है। देखिए जरा कैसे। पिछले 6 महीने से ऑनलाइन क्लास और ट्यूशन फीस को लेकर जमकर हंगामा हुआ, लेकिन बच्चों को पढ़ाने का प्रेशर टीचर्स पर भी बढ़ता जा रहा है। एक साथ क्लास को ऑनलाइन करेक्ट करना, ऑनलाइन सिलेबस पूरा करवाना टीचर्स के सामने बड़ी चुनौती है। एक तो वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। We have to do a lot of hard work for that, right? We have to make test sheets for them, everything we are managing it, right? And along with that, sometimes network issues could be there. टीचर्स के सामने जो चैलेंज है मेनली हमको ज़्यादा वर्किंग आवर्स देने पड़ रहे हैं, क्योंकि लेसन प्लान्स तैयार करना, बच्चों के लिए स्लाइड्स तैयार करना और मटेरियल गैदर करना, फिर क्लासेस लेना, तो थोड़ा स्ट्रेनर्स तो टीचर्स के लिए है। वही स्टूडेंट्स भी बताते हैं कि टीचर्स के सामने दबाव कम नहीं, नेटवर्क जाने के बाद कैसे टीचर्स को भी मुश्किलें होती हैं। पढ़ाई तो ठीक चल रही है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई किसी की तो नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, तो कोई बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, आपको कभी मैम कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रही होती है, तो वो जो बच्चा है वो सुन नहीं पाता है, वो पढ़ नहीं पाता है, और वो इम्पॉर्टेंट बात जो मैम बताती है वो उसको कवर नहीं कर पाता है। अब अक्टूबर में कई स्कूल हाफ ईयरली एग्जाम करवाने जा रहे हैं। ऐसे में बच्चों का कोर्स पूरा कराने को लेकर टीचर भी काफी दबाव में है। ऊपर से कई स्कूलों ने तनख्वाह में भी कटौती कर रखी है, जिससे आर्थिक बोझ भी टीचरों को परेशान कर रहा है। भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में तकरीबन 200 से ज्यादा सिटी बस संचालकों ने अपनी बस के परमिट आरटीओ ऑफिस में सरेंडर कर दिए। बस एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि 200 से ज्यादा बस संचालकों ने बस चलाने से मना कर दिया। देहरादून में फिलहाल 30 के करीब ही बस चल रही हैं, जिसमें डोईवाला रूट की बस ही चलाई जा रही हैं। बस एसोसिएशन की तरफ से देहरादून में अवैध गाड़ियों के चलने की शिकायत गढ़वाल कमिश्नर को की गई है। 25 बसों के आसपास सरेंडर है और 40 एक बसें सड़कों पे दौड़ रही हैं, लेकिन वो भी कम दौड़ रही है। जैसे अगर उसने 1-2 फेरे मार लिए, अगर उससे कुछ डीजल के पैसे निकल गए तो वो गाड़ी चला रहा है, नहीं तो गाड़ी खड़ी कर दे रहा है। तो ये तो खुद आप देख लो, अभी इस तरफ कोई ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। और जबकि आप देखोगे इलीगल जितने भी कॉन्ट्रैक्ट करी वाहन है जो इन लोगों सड़कों में दौड़ रहे हैं, चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो ई रिक्शा हो, चाहे वो टेम्पो विक्रम हो, उनके परमिट सरेंडर नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा पहुंच रहा होगा, इसलिए तो उन्होंने गाड़ी सरेंडर नहीं करी है। ये शासन को देखना पड़ेगा। उत्तराखंड परिवहन निगम की बस बुधवार से चलनी शुरू हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत कई राज्यों के लिए निगम बस संचालन करेगा। आईएसपीटी पर ड्राइवर कंडक्टर को नई गाइडलाइंस के बारे में जो है आज जानकारी दी गई। परिवहन निगम की बसेस कल से चलना शुरू हो जाएंगी और आज उससे पहले सभी एआरएम को डायरेक्शंस यहां पर दिए गए हैं। वाहन चालकों को यहां पर कह दिया गया है कि किस तरीके से बस जो लेकर जानी है उसमें सावधानियां बरतने की जरूरत है। कोई भी यात्री खड़ा होकर नहीं जा सकेगा इन बसेस में, थूकना अलाउड नहीं होगा, बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को एंट्री नहीं दी जाने वाली है। तो लंबे समय से जो दूसरी राज्यों के लिए बसेस चलाने का इंतजार यहां पर किया जा रहा था वो कल से खत्म हो जाएगा। बसेस को सैनिटाइजेशन करने का काम आज यहां पर चलने वाला है। सभी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, इस तरह के डायरेक्शंस भी आज यहां पर दिए जाने हैं। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। नैनीताल की पहचान जिन तालाबों से है, आज उन्हीं पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। देश और दुनिया की तरह विकास की रेस में शामिल झीलों की नगरी में कुछ ऐसा ही हो रहा है, जिससे इसके अस्तित्व पर ही अब संकट है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। नैनीताल की इन खूबसूरत झीलों का दीदार करने हर साल लाखों पर्यटक उत्तराखंड खींचे चले आते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज यही तालाब खतरे में हैं, क्योंकि इन बड़े बड़े तालाबों के लिए ऑक्सीजन का काम करने वाले छोटे छोटे तालाब गायब हो चुके हैं। देखिए, तालाब लगातार सूखते जा रहे हैं और सिकुड़ते जा रहे हैं। हम इसको इस तरीके से देखें कि वो सिकुड़ते जा रहे हैं। पहले इस इलाके भवाली से भीमताल तक पूरा एक लेक साइड थी। अब जब बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गया है, बहुत ज़्यादा लोगों ने तालाब की ज़मीनें घेर ली हैं, तो उससे जो है प्रकृति कुरूप तो हो ही रही है और हमारे प्राकृतिक स्रोत भी सूख रहे हैं और तालाब भी सूख रहे हैं। आखिर कहां गायब हो गए नैनीताल के आसपास के 48 तालाब? इतिहासकारों का कहना है कि अंग्रेजों ने नैनीताल और उसके आसपास 60 तालाब चिन्हित किए थे। ब्रिटिश इंडिया के रिकॉर्ड में इसे छकाता परगना कहा जाता था, लेकिन आज लगभग सारे तालाब गायब हैं, जो चिंता करने वाली बात है।
अंग्रेज़ लोगों ने नैनीताल परगने को लैंड ऑफ 60 लेक्स कहा था। तो 60 लेक्स तो यहाँ पर नहीं थे, जैसे नकुचिया ताल है, भीमताल है, सात ताल है, नैनीताल, ऐसे कई लेक्स तो थे। लेकिन इसके साथ जो बाकी जिनको वो लेक्स कहते थे वो वेटलैंड्स थे, तो बरसात में भर जाते थे और उनका पानी करीब करीब मई जून तक उसमें पानी रहता था। दरअसल बड़े तालाबों के आसपास छोटे तालाब बारिश में भर जाते हैं, जिनके जरिए गर्मी में इन बड़े तालाबों को पानी मिलता था। लेकिन तालाबों को लेकर कोई सख्त नियम न होने के चलते लोगों ने कब्जा कर लिया है, जिससे नैनीताल की पहचान इन तालाबों पर ही संकट मंडराने लगा है। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। राज्य में पर्यटन स्थल खुलने से उत्तरकाशी भी पर्यटकों से गुलजार होने लगी है। जिले में नचिकेता ताल, हर्षिल, गोमुख, तपोवन ट्रैक समेत कई खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं। पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कई जगहों पर चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं, जहां सैलानियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। साथ ही सभी पर्यटन क्षेत्रों में पीआरडी कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, जिससे किसी भी पर्यटक को परेशानी न हो। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।